Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In business law, in previous lecture we discussed classification of contracts. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंसिडरेशन के ऊपर. थर्ड एलिमेंट ऑफर हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई और थर्ड एलिमेंट है कंसिडरेशन. अब हम कंसिडरेशन पे मूव कर चुके हैं. कंसिडरेशन को समझेंगे. कंसिडरेशन के रूल्स क्या हैं, कंसिडरेशन अनलॉफुल कौन सी होती हैं, और थर्ड क्वेश्चन हम इस चैप्टर में से करेंगे कि कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस क्या हैं. एक जनरल रूल है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं होती, इसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है. तो कंसिडरेशन के एसेंशियल्स क्या हैं. इससे पहले हमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी. सेक्शन 2 सब सेक्शन डी कहता है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज or abstains to do something, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration. यानी consideration क्या है, ये definition इसके ऊपर गौर करें. जिसको ये definition समझ आ गई, ये सारे essentials उसमें से निकल रहे हैं, आप बड़े आसानी से उसे समझ सकते हैं. When at the desire of the promiser, जब प्रोमिसर के कहने के ऊपर, ऑफरर के कहने के ऊपर, उसकी ख्वाहिश पे, दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जिसे ऑफ़र की गई है वो, या उसकी जगह उसका कोई नुमाइंदा, कोई और शख्स, उसने हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसने कोई काम कर दिया है या वो कोई काम करने से बाज रहा है, या डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, या वो कोई काम अभी हाल में करता है या वो हाल में कह रहा है कि मैं ये काम चलो नहीं करता, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या वो वादा करता है कि वो मुस्तकबिल में कोई काम करेगा या वो मुस्तकबिल में कोई काम करने से बाज रहेगा, यानी कोई काम नहीं करेगा. तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, यानी अब आपको समझ आनी चाहिए कि कंसिडरेशन एक्ट हो सकता है, एब्सटिनेंस हो सकती है, या प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू, यानी वो प्रॉमिस हो सकता है कि वो एक्ट करेगा या वो एब्सटेन करेगा. सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन. इसको जो है वो कंसिडरेशन कहते हैं सेक्शन 2D के हिसाब से. अब इसमें से जो एसेंशियल्स निकल रहे हैं, पहला एसेंशियल फिर डेफिनेशन में देखें ना, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. अब बात यह है कि प्रोमिसर के कहने के ऊपर काम हो रहा हो, ऑफरर के कहने के ऊपर. लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन वैलिड तब है, रूल है ये रूल्स ऑफ कंसिडरेशन है, एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ कंसिडरेशन है, परक्विजिट्स ऑफ कंसिडरेशन है. प्रोमिसर के डिज़ायर के ऊपर काम होना चाहिए. यानी अगर फर्ज करें कि जो बंदा ऑफर कर रहा है उसके कहने पे नहीं, आपने किसी थर्ड पार्टी के कहने के ऊपर काम कर दिया है, या आपने वॉलंटरीली एक्ट किया है, अपनी मर्जी से एक्ट किया है, यानी आपने प्रोमिसर के कहने के ऊपर काम नहीं किया, तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफरर है, जो प्रोमिसर है, आपने उसी के कहने के ऊपर काम करना है. अब इसकी ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स ज़रा पहले गौर से समझ लें. एक चीज़ और बीच में, वो कंसिडरेशन की एग्जांपल एक्ट और एब्सटिनेंस के हवाले से देखें. अगर एक बंदा है, वो कहता है कि जी मैं अपना घर आपको 50 लाख रुपए में बेच देता हूँ, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस फॉर ₹50 लाख टू बी. तो ए के लिए कंसिडरेशन जो है वो पैसे हैं, बी के लिए कंसिडरेशन जो है वो घर है. और अगर ए प्रॉमिस करे, ए प्रॉमिसेस टू रिपेयर बीज कार, और वो कहता है कि जी मैं वादा करता हूँ मैं आपको उसके बदले में फिर इतने पैसे दूंगा. अब जो आपने प्रॉमिस कर ली हैं, ये काम मुस्तकबिल में करना है, वो कंसिडरेशन है. और अगर आप कहते हैं प्रॉमिस इज नॉट टू सू हिज डेटर, वो कहता है मैं अपने किसी डेटर के ऊपर, वो कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे खिलाफ मुकदमा नहीं करूँगा, तो मुझे एडिशनल कुछ पैसे दे दो, ये एब्सटिनेंस है, ये एब्सटिनेंस है. और ये सारे काम जो एक्ट हो जाए, प्रॉमिस हो जाए या एब्सटिनेंस हो जाए, ये होने चाहिए प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर. ये किसकी डिज़ायर के ऊपर होने चाहिए? प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर होने चाहिए. यानी वो जो काम आपने करना है वो प्रोमिसर के डिज़ायर के ऊपर करना है. अब इसके हवाले से एक एग्जांपल कोर्ट रेफरेंस है, केस रेफरेंस है, वो ज़रा देख लें. ये दुर्गा प्रसाद और बालदेव का केस है.
बी बालदेव है और डी दुर्गा प्रसाद है। अब बी प्रॉमिस्ड टू पे कमीशन इफ़ डी बिल्ट ए मार्केट इन दी एरिया। अब बालदेव ने प्रॉमिस किया दुर्गा प्रसाद से कि अगर हमारे इलाके में आप मार्केट बनवा दें तो जो है ना आपको कमीशन दिया जाएगा। लेटर हुआ ये बाद में कि डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने उसे कह दिया जो डी है कि तुम यहाँ मार्केट बना दो। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर के कहने के ऊपर मार्केट बनी। बाद में हुआ ये कि वो जो दुर्गा प्रसाद था डी, उसने बी से बालदेव से कमीशन मांगा। अब उसने कमीशन देने से इनकार कर दिया। उसने कहा तुमने कौन सा ये काम मेरे कहने के ऊपर किया है। बात अदालत में गई तो कोर्ट हेल्ड इट। अदालत ने फिर फैसला उसका क्या दिया कि द प्रॉमिस वाज नॉट इन्फोर्सेबल बिकॉज मार्केट वाज बिल्ट एट द डिज़ायर ऑफ नॉट बिल्ट एट द डिज़ायर ऑफ बी। अदालत ने कहा कि चूँकि आपने बी के कहने के ऊपर ये काम ही नहीं किया, इसलिए आप रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर सकते। यानी इस पॉइंट के ऊपर फैसला किया अदालत ने कि काम प्रॉमिसर की डिज़ायर के ऊपर नहीं हुआ। ऐसे ही आप देखें, एक घर को आग लगी हुई है, आप वहाँ पे चलते जा रहे हैं, आप भी जो है वो 4 बाल्टियाँ पानी की फेंक देते हैं, आप कहें जी आपका मैंने बड़ा कीमती सामान बचाया, मुझे पैसे दो, आप ये डिमांड नहीं कर सकते। या कोई डूब रहा है, आप उसे बचा लेते हैं। जब आप उसे बचाते हैं तो आप उसे कहें जी देखो तुम्हारी कितनी कीमती जान मैंने बचा दी है, मुझे पैसे दो। ऐसा आप डिमांड नहीं कर सकते। यानी जब तक आपसे कोई कहे ना, आपको कोई ऑफ़र ना करे, प्रॉमिसर की डिज़ायर जब तक शामिल नहीं है, आप कोई काम करते हैं तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। फिर ऐसे ही अब अगली एग्जांपल आप अगली एसेंशियल आप देखें, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। अब ये ज़हन में रखें कि जो काम करने वाला है, जो कंसिडरेशन है, वो प्रॉमिसी भी दे सकता है और उसकी जगह कोई और शख्स भी वो काम कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है। अब फर्ज करें कि ए एग्रीज टू सेल हिज कार फॉर रुपीज़ 5 लाख। वो कहता है जी मैं 5 लाख की कार है। ए कहता है कि ये मैं बी को बेच देता हूँ। अब 2 पार्टीज़ ये नज़र आ रही हैं, ए ऑफरर है, बी उसमें ऑफरी है। ए प्रॉमिसर हो गया, बी प्रॉमिसी हो गया। अब 5 लाख में गाड़ी बिक रही है, बी का जो है फादर वो उसकी पेमेंट कर देता है। अब देखें, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी जो बी है, बी 5 लाख रुपए दे या उसकी जगह पे कोई और शख्स दे दे, तो बी के बाप ने वो दे दिए 5 लाख रुपए, तो ये कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन है। लॉ ये कहता है कि इट मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी या किसी भी और शख्स की तरफ से मूव होनी चाहिए। अब इसको भी मैं आपको, ये मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी आपको कि काम कोई भी शख्स जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात से ला को गर्ज नहीं है कि प्रॉमिसी ही जो है वो कंसिडरेशन वाला काम करे, कोई और भी काम कर सकता है। और ये भी जहन में रखें कि वो फिर वो कोई और शख्स जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुकदमा भी कर सकता है। यानी अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो चाहे कंसिडरेशन किसी और की तरफ से मूव हुई हो, वो पार्टी जो है जो उसमें इन्वॉल्व होगी, जो डायरेक्ट पहले इन्वॉल्व नहीं थी, वो उसमें सूट फाइल कर सकती है, मुकदमा जो है वो अदालत में कर सकती है। अब इसकी भी एक जो है वो केस रेफरेंस है, चिनाया वर्सेस रमाया का केस है ये। और ए गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू हर डॉटर आर। ए ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अपनी बेटी आर को दी ऑन दी कंडीशन, और इस शर्त पे दी दैट शी वुड पे सर्टेन अमाउंट टू एज ब्रदर सी। अब ए प्रॉपर्टी जो है वो दे रहा है आर को, और आर से कहा यह जा रहा है कि वो ए के भाई को सी को उसकी कुछ पेमेंट किया करेगी। आर प्रॉमिस्ड टू पे दी अमाउंट। अब आर ने प्रॉमिस कर लिया। कंसीडरेशन देखें, अब जो है वो वादा हो रहा है, आर प्रॉमिसर है और सी प्रॉमिसी है। आर प्रॉमिसर हो गया, सी से वादा हो गया। सादा सी बात है कि जो कंसीडरेशन थी, प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी, वो उसने कर दी हुई है। अब पैसे सी को दिए जाने थे, काम जो है वो किसी और की तरफ से आ गया हुआ था। ए ने वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी हुई है, अब हमने जो है वो सी को पैसे देने हैं। बाद में वो आर ये नहीं कह सकती कि देखे जी सी ने मुझे क्या दिया, क्योंकि जो करने वाला काम है वो प्रॉमिसी या किसी भी और शख्स की तरफ से मूव हो सकता है।
अब बाद में उसने वो पैसे देने से इनकार कर दिया। सी ने अदालत से रब्ता किया और अदालत ने कहा कि आपको, आर से ये कहा कि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि कंसिडरेशन जो थी वो सही तरह से मूव हो चुकी हुई है, वो उसने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी हुई है। अब आपने जो फ़ायदा देना था वो ए की बजाय सी को देना था, तो अब आपको वो फ़ायदा देना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड एसेंशियल है एक्ट और एब्सटीनेंस। वो जो काम है वो एक्ट भी हो सकता है और वो एब्सटीनेंस भी हो सकता है। काम का करना भी हो सकता है और काम का ना करना भी हो सकता है। एक्ट होता है टू डू और एब्सटीनेंस होता है नॉट टू डू। जैसे अब ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करें कि पी एग्रीज टू सेल एज हाउस फॉर ₹5 लाख, वो कहता है मैं 5 लाख में अपना घर आपको सेल कर देता हूँ, ये तो काम के करने का हो गया। आप कह रहे हैं घर बेचना है, उसके पैसे आने हैं, तो ये प्रॉमिस हो गया टू डू। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग होता है कोई काम ना करना। वो कहता है कि जी मैं आपके खिलाफ मुकदमा नहीं करूँगा। आप किसी डेटर से कहते हैं कि तुमने अभी चूँकि मुझे ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए, मैं अदालत में चलो नहीं जाता, मैं आपके ख़िलाफ़ केस फाइल नहीं करता, आप मुझे इसके एडिशनल पैसे दे दें। अब ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, ये हो रहा है टू एब्सटेन। किससे आप एब्सटेन कर रहे हैं कि आप अगले बंदे पे मुकदमा नहीं करेंगे, नॉट टू डू, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, आप वो काम नहीं करेंगे, काम ना करने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी ये कॉन्सिडरेशन है, काम का ना करना। आपको जो एडिशनल पैसे मिलेंगे आप उसके बदले में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं करेंगे। तो इसलिए एक्ट और एब्सटीनेंस दोनों जो हैं वो कॉन्सिडरेशन होती हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, डेफिनेशन में से देखें, आप कहते हैं हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि जी काम किया है या कोई काम नहीं किया, ये पास्ट है। डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, काम आप करते हैं या काम नहीं करते। और प्रॉमिस टू डू, आपने कहा वादा करेंगे, वादा कर लिया है कि ये काम मुस्तकबिल में करेंगे, मुस्तकबिल में नहीं करेंगे। अब जो पास्ट कंसिडरेशन होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने वाला। अब पास्ट कंसिडरेशन ये होती है कि जो काम कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हुआ। अब ये वो सारी कुछ एग्जांपल ये पहले भी अब बार बार हम पिछले दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। पास्ट कंसिडरेशन जो है वो ये है कि मसलन कोई घर को आग लगी हुई है, आपने वॉलंटरीली उसको आग को बुझा दिया। ये वॉलंटरीली होता है, बिफोर फॉर्मेशन होता है और आमतौर पर ये वॉलंटरीली होता है। कॉन्ट्रैक्ट अभी बना नहीं हुआ। एक बंदे की गुमशुदा चीज़ मिली आपको, आपने वो चीज़ उठाई, आप असल मालिक के पास ले गए, आपको नहीं पता कि कोई रिवार्ड अनाउंस हुआ है। एक होता है कि रिवार्ड अनाउंस हुआ, आप बाद में ढूंढने गए। हम ये कह रहे हैं काम आपने पहले कर दिया, तब तो आपको पता ही नहीं है। पास्ट कंसिडरेशन होती ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से पहले काम हो गया हुआ है, इट इज़ नो कंसिडरेशन। रूल याद रखें, पास्ट कंसिडरेशन इज़ नो कंसिडरेशन। लॉ कहता है ये कंसिडरेशन नहीं होती, ये यानी लॉ इसे रिकग्नाइज नहीं करता। आपको किसी की गुमशुदा चीज़ मिली, आप उसके पास ले गए, आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते। ये हम बार बार ये पीछे भी एग्जांपल्स पिछले लेक्चर्स में से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जी बंदे का रेडियो गुम हो गया, बंदे का भतीजा गुम हो गया, आप बंदे का कुत्ता गुम हो गया, जी आप उसको ढूंढ के ले आए हैं। एक तो यह है कि आपको पता था फिर आप ढूंढ के लाए हैं, एक यह है कि आपको पता ही नहीं था। जब आपको पता नहीं था तो आप कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकते, कोई कानून आपको उसके पैसे नहीं जो है वो लेने देगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, पास्ट कंसिडरेशन सिर्फ उस सूरत में वैलिडेट होती है जब जिस बंदे का आपने वो काम किया है वो अपनी मर्जी से, आपके कहने पे नहीं, वो अपनी मर्जी से वॉलंटरीली वो कहे कि यार आपने मेरा इतना काम किया, चले मैं आपको कंपनसेट करना चाहता हूँ। यानी आप जो गुमशुदा चीज़ वो ढूंढ के ले गए, वो खुद कहे बाद में, वो आपकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करे, वो कहे कि ले जनाब आप मेरा ये बड़ी कीमती चीज़ थी, आप ये मेरे पास ले आए हैं, ये ले मैं आपको जो है वो इसका कोई 10,000 रुपये देने का ऐलान करता हूँ, ये आपको दूंगा। फिर अगर वो आप उसे इन राइटिंग करवा लेते हैं उससे, तो फिर वो मुकर नहीं सकता। यानी आपको समझ आनी चाहिए कि जो काम माजी में हुआ होता है वो आमतौर पर वॉलंटरीली हुआ होता है और वो कंसिडरेशन नहीं है। कानूनन उसे वैलिड कंसिडरेशन सिर्फ तब माना जाएगा जब जिस बंदे का आपने काम किया हो वो बंदा खुद से उसको कंपनसेट करने के लिए वॉलंटरीली एग्रीमेंट करे। प्रेजेंट कंसिडरेशन ये वो होता है जो हाल में काम हो रहा हो, ये जो है वो काम हो चुका होता है, ये एग्जीक्यूटेड है। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा भी था, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और
एग्जीक्यूटेड ही होता है। आप बुक डिपो पे गए, आपने कहा ये 300 रुपये की किताब है जी, ये किताब मुझे दे, ये ले 300 रुपये। कोई भी चीज़ आप शॉपिंग करने जाते हैं, दुकान पे गए, ये फलानी चीज़ पकड़ा दो, उसे पैसे दिए। ये जो काम है ये प्रेजेंट कंसीडरेशन है, और ये होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो इस वक्त काम होता है, हाल में होता है, वो जो है वो प्रेजेंट कंसीडरेशन है। और फ्यूचर कंसीडरेशन होती है जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप अब कह रहे हैं और दोनों पार्टीज़ ने वादा कर लिया कि जी ये 1 महीने बाद, फर्ज करें एक बंदा दूसरे से कहता है जी, मिस्टर ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें आज से 1 महीने बाद मैं तुम्हें ये फलाना मजमून पढ़ा दूंगा, और वो कहता है जी मैं आपको इतने पैसे इसके पे कर दूंगा। अब ये जो बात है, इसके हवाले से ये याद रखें कि ये फॉर्मेशन के बाद कंसीडरेशन मूव होगी। ये प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है कि आप ये काम मुस्तकबिल में करेंगे। तो प्रॉमिस जो है एग्जीक्यूटरी होती ये है कि जो काम अभी कोई एक पार्टी की तरफ से या दोनों पार्टीज की तरफ से मुस्तकबिल में होना हो, तो जो काम मुस्तकबिल में होना हो, चाहे एक पार्टी की तरफ से या दोनों पार्टीज की तरफ से, वो फॉर्मेशन के बाद होना होता है, वो फ्यूचर कंसीडरेशन होती है। तो समझ आनी चाहिए आपको कि कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, और कंसीडरेशन फ्यूचर भी हो सकती है। अब हमारा 5th एसेंशियल है कि एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन। एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन का मतलब है एडिक्वेट होना होता है टू बी सफिशिएंट, काफ़ी होना, यानी टू बी इक्वल इन वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस। आप जो एक्सचेंज कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी ये जो आपका वादा है, जो चीज़ आप एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू के बराबर है, उसके एडिक्वेट है, उतना की है। कानून ये कहता है, लॉ कहता है, लॉ इंसिस्ट्स ऑन प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन। लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि जी कंसीडरेशन होनी चाहिए, इसरार करता है। आप कहें जी कंसीडरेशन नहीं है, आप कहें मैं फलाने बंदे को ये मुफ्त में काम ये कर दूंगा, उसका कानून नहीं मानता। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फ़ायदा होना चाहिए, गिव एंड टेक। जब तक दो पार्टीज़ का गिव एंड टेक नहीं होता, कुछ दो कुछ लो नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लॉ इंसिस्ट ऑन प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन बट नॉट ऑन इट्स एडिक्वेसी। वो सफिशिएंट है कि नहीं, कानून को इससे कोई जो है वो सरोकार नहीं है। एक बंदा अपनी 10 लाख की चीज़ किसी को 500 रुपये में दे दे, कानून को कोई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप कहते हैं कि जी सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होता है, यानी एक बंदा 10 लाख की चीज़ अपनी 2 लाख में फ़र्ज़ करें बेच रहा है, तो फ़ौरन ही सवालिया निशान लगेगा, आपके दिमाग में आएगी बात, यार इस बंदे का दिमाग ठीक है, इसकी कॉन्सेंट फ्री है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दबाव के अंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी कनपट्टी के ऊपर जो है वो आपने पिस्तौल रखा हुआ है, कहा हुआ है ये 10 लाख की चीज़ है, 2 लाख में मुझे दो। ऐसा नहीं हो सकता। यानी लॉ कहता है कि कंसीडरेशन जो है वो सफिशेंट जो है वो चाहे ना हो, लेकिन हो ज़रूर। हाँ, अलबत्ता मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर सफिशेंट नहीं है तो सवाल उठता है कि कॉन्सेंट फ्री है या नहीं, फ़ौरन दिमाग में ये बात आती है। तो अगर कॉन्सेंट फ्री हो तो कानून को कोई एतराज़ नहीं है, फिर वो कंसीडरेशन जो है वो वैलिड कंसीडरेशन होगी, लॉ को इसमें कोई मसला नहीं है। एक एग्जांपल सुन ले, ए एग्रीज टू सेल हिज कार वर्थ ₹2 लाख फॉर 50,000। ए बी से ये कहता है कि ये मेरी जो है वो 2 लाख की गाड़ी, ये मैं आपको 50,000 में बेच देता हूँ, एंड हिज कॉन्सेंट इज़ फ्री, और उसकी कॉन्सेंट भी फ्री है, तो कानून को कोई एतराज़ नहीं है, कंसीडरेशन इज़ वैलिड। छठा पॉइंट, रियल, पॉसिबल और सर्टेन। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, कंसीडरेशन मस्ट बी पॉसिबल एंड कंसीडरेशन मस्ट बी सर्टेन। रियल कंसीडरेशन क्या होती है? हकीकी होनी चाहिए, इट मस्ट नॉट बी अनरियल। अनरियल कौन सी होती है कि जी ऐसा कोई काम करना जो कानून ने पहले से आपकी जिम्मेदारी लगाई हुई है आपने करना है। अब वो कौन सा काम हो सकता है? देखें, आप ये जितने भी सरकारी दफातर होते हैं और जो जहाँ आप जाते हैं जायज़ काम, वहाँ पे बंदे बैठे भी वही काम करने के लिए हुए हैं। फाइल रुक जाती है, आप उसे बंदे को कहते हैं जी कि ये लें जनाब, इतने पैसे रखें, ये ज़रा आगे चलाएं काम। आप थाने में जाते हैं, आपके होगी ये चोरी, आप जाके उसे कहते हैं कि जी अफसर वो जो भी बैठा हुआ है, आप उसे कहते हैं जनाब चोर पकड़ दें, ये हमारा बड़ा कीमती माल है, 10-20 लाख का माल चले गया, आप उसे कहते हैं ये जनाब 50,000 रुपया लें, बंदा पकड़ के दें हमें, इसका चोर जो है वो ढूंढ के दें। भाई वो बैठा ही पहले ही इस काम के लिए है। यानी अगर वो काम आप करने के कोई पैसे दे रहे हैं, कोई कंसीडरेशन दे रहे हैं, किसी ऐसे बंदे को दे रहे हैं जो वहाँ पे वही काम करने के लिए बैठा हुआ है, तो ऐसी कंसीडरेशन जो है वो अनरियल कंसीडरेशन होती है, इसका ये इनवैलिड है, इसका कोई वजूद नहीं है। कंसीडरेशन जो होती है वो पॉसिबल होनी चाहिए और वो
मसलन फिज़िकली पॉसिबल होनी चाहिए। फिज़िकली इम्पॉसिबल है अगर वो फ़र्ज़ करें तो फिर वो ऐसी चीज़ जो है वो कॉन्सिडरेशन नहीं है। फिज़िकली इम्पॉसिबल क्या हो सकती है? टू पुट लाइफ इनटू सम डेड बॉडी। कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप कहते हैं कि ये तुम्हारा भाई जो है मर चुका है, मैं ऐसे ज़िंदा कर देता हूँ, तुम मुझे इसका 50 लाख दो। अब ये काम करना मुमकिन नहीं है। टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, जादू से ख़जाना जनाब यहाँ पे दौलत का अंबार लग जाएगा, ये काम फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। अगर फिज़िकली इम्पॉसिबल काम का आप कह रहे हैं तो इनवैलिड है। काम फिज़िकली पॉसिबल होना चाहिए, लीगली पॉसिबल होना चाहिए, कानून की नज़र में वो काम जो है वो पॉसिबल होना चाहिए। प्राइवेट ट्रेड ऑफ वीट के ऊपर बैन लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, आप जो है वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। एक बंदा कहता है जी लाएँ, कोई मसला नहीं है, ये हम ख़रीद लेते हैं। ऐसा काम, ऐसा कोई भी काम जो है वो लीगली पॉसिबल ना हो, वो याद रखें कि वो इनवैलिड कॉन्सिडरेशन में आता है, वो वैलिड नहीं है, वो काम नहीं हो सकता। अनसर्टेन होता है जो वाजे ना हो। तो जो यानी सर्टेन होना चाहिए, और अगर अनसर्टेन है तो फिर वो इनवैलिड है। अनसर्टेन मसलन टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कैसे नहीं है? यानी शरायत ही क्लियर नहीं है। आप जैसे फिल्मों में होता है कि जनाब हीरो की एंट्री होती है, विलन जो है वो बहुत बड़े बिजनेस में होता है और उस विलन की लड़की से हीरो को प्यार हुआ होता है और वो उसे कहता है जी आ जाओ। उसका जो बाप है विलन वो बुलाता है, वो कहता है कि जी ये ब्रीफ केस है, ये कोई काम है, आपने फ़लानी जगह जाना है, आपको इसके मुनासिब पैसे मिलेंगे। बाद में उसे पता चलता है कि उसमें तो जनाब को बॉम्ब रखा हुआ है, कोई ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि जी आपको किसी काम के लिए रख लिया गया है और आपको इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, आपको इसके कोई रीज़नेबल पैसे मिल जाएंगे, ये काम करना जो है वो इनवैलिड है। अनसर्टेन जहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर ना हो तो याद रखें वो भी चीज़ लॉफुल नहीं है, वो इनवैलिड है। कानून की नज़र में ऐसा काम करना पॉसिबल नहीं है। कॉन्सिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल कॉन्सिडरेशन कौन सी होती है? देखें, लॉफुल कॉन्सिडरेशन होती है, कॉन्सिडरेशन इज़ कंसिडर्ड लॉफुल इफ़ इट इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, कानून ने मना नहीं की हुई, और इज़ नॉट फ्रॉडुलेंट, आपका मकसद जो है वो कॉन्सिडरेशन का किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं है, और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पब्लिक, और उसका मकसद किसी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर, किसी शख्स को, किसी उस शख्स की कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, और इट इज़ नॉट इमोरल, और वो चीज़ जो है वो गैर अखलाकी ना हो, और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, और वो अवामी मफाद के ख़िलाफ़ ना हो। अगर तो ऐसा नहीं है फिर वो लॉफुल है, और अगर ऐसा है तो फिर वो अनलॉफुल है। वैलिड कॉन्सिडरेशन होने के लिए कॉन्सिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भी ये कि फिर अनलॉफुल कॉन्सिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स कौन सी होते हैं। ये कॉन्सिडरेशन के एसेंशियल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। आप कोई भी बुक जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा आपके पास बिज़नेस लॉ की बुक है खालिद महमूद चीमा की, या आपके पास जो है वो बिज़नेस लॉ की बुक है मियाँ इस्मतुल्लाह की, ठीक है। तो ये जो बुक है ये, या जो है वो ये, आपके पास कोई भी बुक है, आप इसको पढ़ें, और जो ये बेसिक्स हैं यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उसके बाद जौन सी भी आप डिग्री कर रहे हुए हैं उसकी जो किताब है, जो नोट्स हैं, जो हैंड आउट्स हैं, उनको आप याद करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है, वीडियोस को लाइक करें, इनके ऊपर अपने कमेंट्स दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।